तो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट ईबीएस का, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका भारत की प्रमुख नदियाँ और भारत के प्रमुख पर्वत। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नदी से जो बनने वाले प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, और जो भी नदी आपके प्रश्न में आएगी उस नदी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको बताए जाएंगे। और फैक्ट जो लिख कर नहीं दिया जाएगा आपको, मतलब कि आप बोलेंगे और आपको ध्यान से सुनना है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न एक नदी पूरा कंप्लीट किया जाएगा। इसी प्रकार हमारे सारे प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। जब हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे या पर्वत के बारे में जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तब भी हमारा यही रहेगा। जो भी पर्वत आएगा उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। फैक्ट जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपको सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हैं वही आए। जरूरी ये है कि जो आप उससे संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसकी जो जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, फैक्ट बताया जा रहा है, उसको सुन रहे हैं, वहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रश्न आप सॉल्व करें, जो भी चीज़ें उसके बारे में बताई जा रही हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं आप लोग तो वो भी बना सकते हैं और रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स बनते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो पहले हम नदियों से जो बनने वाले प्रश्न है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, वो है आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहीं पर बात करें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर है। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है जिसे हम गंगोत्री ग्लेशियर, ये गौमुख के नाम से जाते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये जब वहाँ से निकलती है तो मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो ये भागीरथी के नाम से निकलती है। लेकिन ये कहाँ पर, उत्तराखंड में ही आकर अलकनंदा नदी से जब ये मिलती है तब वहाँ पर एक वो बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, जिसे कहते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। तो जो जहाँ पर अलकनंदा और आपकी भागीरथी नदी का संगम होता है वहाँ पर देवप्रयाग बनता है, और वहीं से जो भागीरथी नदी है वो गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, और ये हरिद्वार के मैदानों में गंगा नदी जो है ये प्रवेश करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो उत्तराखंड है यहाँ पर 5 प्रयाग बनते हैं। कितने प्रयाग, 5 प्रयाग बनते हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। अब वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो जो अलकनंदा नदी है, मान लीजिए कि यहाँ से आपकी अलकनंदा नदी निकल रही है, यहाँ से, ठीक है, ये रही अलकनंदा नदी। ठीक, ये आपकी क्या है, अलकनंदा नदी है। अब बाकी नदियों की चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आके मिल गई आपकी कौन सी नदी, धौला गंगा। तो डी हम लिखे दे रहे हैं। धौला गंगा और अलकनंदा नदी का जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर बनता है आपका विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग बनता है। अब फिर आपकी आ जाती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा जब मिलेंगे, यहाँ पर मान लीजिए मिल गए, तो ये बन गया आपका कौन सा प्रयाग बन गया, आपका नंद प्रयाग बन गया। नंदाकिनी नंद प्रयाग। अलकनंदा में कौन सी नदी मिलेगी, जब मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी जब मिलेगी तब नंद प्रयाग मिलेगा, बनेगा। और जब अलकनंदा में पिंडार नदी का संगम होगा तब आपका बनेगा कर्ण प्रयाग। क्या बन जाएगा, कर्ण प्रयाग बन जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3, 3 प्रयाग हो गए। अब हम बात करते हैं आपका, अब यहाँ से, हाँ, तो अब यहाँ से आएगी आपकी मंदाकिनी। देखिए यहाँ पर ये जो है ये नंदाकिनी है और ये कौन सी नदी है, ये मंदाकिनी। और मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलेगी तब ये बनेगा आपका रुद्रप्रयाग। क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग बनेगा। और यहीं पर जब आपकी क्या बनेगी, भागीरथी और अलकनंदा का जब मेल होगा तो यहाँ बनेगा देवप्रयाग। और इसके आगे जब गंगा नदी आगे, जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो ये गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। तो ये आपके पंचप्रयाग हो गए जो कि उत्तराखंड में स्थित है।
अब गंगा नदी के बारे में और हम बात करें तो जो गंगा नदी है ये क्या करती है कि भागीरथी जब ये देवप्रयाग में क्या करती है, गंगा के नाम से गंगा के नाम से जाने जाने लगता है, मतलब देवप्रयाग से ये गंगा के नाम से आगे बढ़ जाती है, ठीक है। और ये गंगा नदी जो है ये हरिद्वार के बाद मैदानों में प्रवेश करती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी कहाँ मैदानों में प्रवेश करती है, कहाँ के बाद मैदानों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के बाद ये मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी को जो प्रवाह क्षेत्र है ये भारत का 5 राज्य है। कौन कौन सा है? गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो कौन कौन सा है, तो भारत के 5 राज्यों में इसका प्रवाह है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर हम ये देखें कि माफ़ करिएगा, इन पांचों राज्यों में से सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा नदी की किस पर है, कहाँ पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये 14 किलोमीटर दूरी तय करती है गंगा नदी। और सबसे कम कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। केवल 46 किलोमीटर ही झारखंड में रहती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी गंगा के बारे में। यहाँ पर गंगा की जो सहायक नदी है पूछ लिया जाता है थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी की जो कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं इनको देखते हैं, जिसमें से आपकी सहायक नदी हो गई रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, महानंदा। ये सब क्या है? ये आपकी गंगा नदी की क्या है? गंगा नदी के और सोन नदी, ये सब क्या है? आपके गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और जो हुगली है, हुगली एक नदी है जो गंगा नदी से निकलने वाली एक वितरिका है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा नदी से निकलती है। कौन सी? वो हुगली नदी है। कहाँ पर है? हुगली नदी है। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कोलकाता तट स्थित है हुगली नदी पर। यमुना भी इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन नदी और यमुना, ठीक है। ये आपकी हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो इतने सारे फैक्ट हमने गंगा के बारे में देखा, मतलब गंगा नदी के बारे में देखा। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न आपका क्या है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अगर आपने जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे या फैक्ट बता रहे थे, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप सभी को पता होगा तुरंत कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि यमुना नदी, सॉरी एक मिनट रुकिए। अगला प्रश्न क्या है कि यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, अमरकंटक या बद्रीनाथ? तो बद्रीनाथ से अलकनंदा का उद्गम होता है। जो अलकनंदा नदी मैंने आपको बताया वहाँ बद्रीनाथ से इसका उद्गम होता है। और जो यमुना नदी है इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। बंदरपुच्छ चोटी है एक, वहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में, उत्तराखंड से ही ये भी निकलती है। तो यमुना नदी जो है इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में एक चोटी है जिसका नाम बंदरपुच्छ चोटी, वहाँ से ये निकलती है। यमुना नदी के अगर उपनाम की बात की जाए तो कालिंदी, सूर्यपुत्री इसके उपनाम है। और खुला नाला भी इसको कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है, कालिंदी के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर यमुना नदी की किसकी बात की जाए, यमुना नदी की लंबाई की बात की जाए तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अब इसके सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, ये सब क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अब यमुना नदी के किनारे जो स्थित शहर हैं उनकी बात कर लेते हैं, जैसे आगरा, दिल्ली, मथुरा, इटावा, प्रयागराज, ये सब क्या है? आपके यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? असम,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर इसका नाम होता है दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम होता है? दिहांग के नाम से ये प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहीं पर बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है छेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। और भारत में ये जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक दर्रा है, यांग याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। अगर हम यहीं पर बात करें कि ये एक गॉर्ज का निर्माण करती है तो कहाँ से? तो ये नामचा बरवा से वापस आकर गॉर्ज का निर्माण। ठीक है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से ये निकलती है। ठीक है, तिब्बत के चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, वहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में जब ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है तो वहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसको, ये बंगाल की खाड़ी में क्या करते हैं, अपना जल गिराती है, तो वहाँ पर इसे गिराती है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोलते हैं। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ जो भी मैं अभी लिखूँगी थोड़ा बहुत अगर ना समझ में आए तो मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा अगर अच्छे से दिखेगा। देखिए, एक तरफ आपका नाम है, ठीक है, और एक तरफ आपका स्थान है, ये महत्वपूर्ण है आपका, तो इसे आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो तिब्बत है, तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो के नाम से इसको जानते हैं। फिर इसको अगर हम अरुणाचल की बात करें, एपी लिख दूँ, आप जान जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इसको किस नाम से जानते हैं? तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो असम में। और असम में ही ये एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, उसका निर्माण करता है। और बांग्लादेश में ये, इसे हम क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप लिखना चाहें तो छोटू सा लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है कि बाद में भूल जाएं हम, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो अगला आपका क्या है कि अगला आपका है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मैंने आपको बताया अभी कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा नाम है? माजुली द्वीप का ये निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? तो सहायक नदी आपकी दिबांग है, लोहित है, धनश्री है, सुवर्णश्री है, तिस्ता है, मानस है, कामेंग है। तिस्ता नदी जो है ये विवाद वाली नदी है, मतलब भारत और बांग्लादेश का विवाद है तिस्ता नदी पर। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें कि जो लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, इस पर 2 बांध बने हुए हैं। भूपेन हजारिका सेतु, कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। और एक आपका है ढोला सदिया सेतु। तो लोहित नदी पर 2 बांध हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की आपकी सहायक है। एक है भूपेन हजारिका और दूसरा है ढोला सदिया सेतु। तो ये 2 आपके क्या हैं? आपके लोहित नदी पर स्थित बांध है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? और आशा करती हूँ जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा तो भाई अच्छी बात है। कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी, जो भी जानकारी दी गई आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये भी बताइएगा। और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर ज़रूर बताया करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व,
दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो जो नर्मदा नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश। अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश में है, वहाँ से ये निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1312 किलोमीटर। ये आता नहीं है, बस मैं बताया दे रही हूँ आपको। 1312 किलोमीटर है। ये कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश, मुख्य मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और गुजरात है। और ये अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। कहाँ पर गिराती है नर्मदा नदी अपना जल? तो खंभात की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी ऑप्शन है अरब सागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर और डी ऑप्शन है लाल सागर। तो जो ताप्ती नदी है, अगर इसके उद्गम की बात की जाए, ठीक है, तो इसके उद्गम की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? मतलब जल तो ये अपना कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। लेकिन इसके उद्गम की बात की जाए तो इसका अरब सागर में गिराती है, माफ़ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। अरब सागर में खंभात की खाड़ी, वहाँ पर जल गिराती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश में बैतूल पठार है और उस पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मुल्ताई। मुल्ताई से ये क्या करती है? इसका उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में। जो सतपुड़ा पर्वत है उसके दक्षिण में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तापी जो है ये क्या है? ये भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। किसके दक्षिण में है ये? तो सतपुड़ा के दक्षिण में ये प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां हैं गिरना, पंजारा, बोरी और अनर, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, हरिद्वार। तो गंगा और यमुना का जो संगम है वो प्रयागराज में होता है। और यहीं पर क्या है? कुंभ मेला, इन्हीं के संगम पर कुंभ मेला आपका आयोजित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा, पूर्वी गंगा, छोटी गंगा, महानदी। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की तो इसका जो उद्गम है ये भी महाराष्ट्र का नासिक में त्र्यंबक से जो त्र्यंबक में इसका क्या होता है? उद्गम है, मतलब पश्चिमी घाट में। पश्चिमी जो महाराष्ट्र है ये पश्चिमी घाट है वहीं पर है। तो पश्चिमी घाट में ये त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। अब ये कहाँ कहाँ पर मतलब कि किन किन राज्यों में ये प्रवाहित होती हैं? तो जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो आंध्र प्रदेश में डेल्टा का भी निर्माण करती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बृहद गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिण भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अगर हम बात करें कि जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है। अगर इसके सहायक नदियों की हम बात करें तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता, परवरा और बाणगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कावेरी नदी से। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ या महाबलेश्वर। तो जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं ये है कावेरी नदी की कावेरी नदी का ये क्या है? उद्गम है। कावेरी नदी ये जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। अगर ये देखा जाए कि जो कावेरी नदी ये प्रवाहित किन किन राज्यों में होती है तो कर्नाटक, तमिलनाडु में ये क्या है प्रवाहित होती है। और ये तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में विवाद भी है जल को लेकर। ठीक है, और धार्मिक आधार पर भी
क्या है, इसमें विवाद है। मतलब धार्मिक आधार पर क्या कहा जाए कि दक्षिण की गंगा इसे धार्मिक आधार पर कहा जाता है, और विवाद इसमें क्या है कि जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो साल भर प्रवाहित होती है। जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये जब वर्षा का जल आता है तो उसी से ये क्या होती हैं, मतलब कि सिंचती हैं या इनमें जल आता है। लेकिन जो कावेरी नदी है एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर प्रवाहित होती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं भवानी, काबिनी, अमरावती, अर्कवती और सिमसा है। ठीक है, ये इसके दक्षिण भारत कावेरी नदी के बारे में कुछ हो गया, मतलब थोड़ी सी जानकारी हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई भी अगर हम देखें तो 800 किलोमीटर ही लंबी है। ये पूछा नहीं जाता आपका, बस ऐसे मैंने बता दिया। अगला प्रश्न आपका क्या है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, गंगा, यमुना, नर्मदा, सतलुज। तो जो अमरकंटक है यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में अभी हमने देखा कि अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है, मतलब अब कहाँ पर गिराती है, खंभात की खाड़ी में गिराती है। अगर हम देखिए प्रवाहित कहाँ कहाँ पर होती है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के बारे में हो गया। अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यमुना, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो जो भारत की राष्ट्रीय नदी वो गंगा है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये क्या है, अलकनंदा से जब जब निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है, और जब ये अलकनंदा में आकर मिलती है उत्तराखंड में तो ये गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। तो जो चंबल है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी की बात करें तो चना पाऊ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, मध्य प्रदेश के मऊ में एक पहाड़ी है चना पाऊ की पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। और फिर ये अगर ये देखा जाए कि चंबल नदी के किनारे कौन सा राज्य स्थित है, तो राजस्थान का एक कोटा शहर है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी थी वो भी मैंने आपको दे दी। अगर हम ये बात करें थोड़ी सी और है कि इसमें जो चंबल नदी है ये बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है। और ये क्या करती है, अवनलिका अपर्दन करती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी पार्वती, क्षिप्रा, काली सिंधी, ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। तो चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ये निकलती कहाँ से है, तो चना पाऊ की पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है। ठीक है, और चंबल नदी के किनारे जो है ये राजस्थान का कोटा शहर स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, महानदी डेल्टा, गोदावरी, सुंदरवन और कृष्णा। तो जो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनता है, बंगाल की खाड़ी में, तो वो है आपका सबसे बड़ा डेल्टा। और ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसको कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं, मेघना। और ये मेघना के नाम से ही क्या करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे कि जो बांग्लादेश है या पश्चिम बंगाल है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी जो है जहाँ पर ये अपना जल गिराती हैं, तो यहाँ पर जो गंगा और यमुना का जब संगम होता है तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है, मानसरोवर के निकट, अमरकंटक के निकट, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो अमरकंटक से आपकी नर्मदा निकलती है, और गंगोत्री से यमुना, अमरकंटक से नर्मदा, गंगोत्री से यमुना, और यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से गंगा, और मानसरोवर के निकट आपकी सतलुज नदी का उद्गम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो जो सतलुज नदी का उद्गम है
एक मिनट रुकिए, प्रश्न ऊपर चला गया। तो सतलुज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पर है? सतलुज नदी का उद्गम है तिब्बत में, एक राक्षस या राकस ताल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वहाँ से सतलुज नदी का उद्गम होता है। और ये भारत में सिपकिला दर्रा से भारत में ये प्रवेश करती है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ पर मिलती हैं इसमें? तो पाकिस्तान के पठानकोटा में ही मिल जाती हैं। इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। वो कहाँ पर मिल जाती हैं? तो इसके आगे बढ़ते हैं भाई। इसकी सिंधु की 5 सहायक नदी है, ना कि इसकी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। सतलुज भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सतलुज के बारे में इतना आप जानें कि ये भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और तिब्बत के में जो राकसताल या राक्षस है, वहाँ मतलब पर्वत है, वहाँ पर ये वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी जो है ये बिहार की शोक कहलाती है, कोसी नदी, ठीक है। अगला प्रश्न, अब ये आज का आपका लास्ट प्रश्न था। यहाँ से आपके पर्वत वाले जो प्रश्न ये चालू हो जाते हैं। तो पर्वत से जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है और कुछ भाग इसका यहाँ भी है, भारत में भी। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, भारत में इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी कंचनजंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर ये होना था कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि माउंट एवरेस्ट का पार्ट, नहीं मैंने गलत बता दिया, माउंट एवरेस्ट का पार्ट नहीं, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर K2 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा गया होता इस प्रश्न में कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो वो कंचनजंगा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? तो जो हिमालय है ये वलित पर्वत है, जिसे नवीन पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत अरावली को कहते हैं, या बूढ़ा पर्वत भी इसको कहते हैं। अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें तो इसे नवीन या वलित पर्वत कहते हैं, ये नया पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है और इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। लंबाई की अगर बात की जाए तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई पश्चिम से पूर्व तो 500 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है। अब ये चौड़ाई लंबाई ये सब नहीं पूछा जाता है, आपका यही पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हिमालय है। हिमालय को नवीन या वलित पर्वत बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी हिमालय से पूछी जाती है। हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। कौन कौन सी हैं? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं ये हिमालय की क्या है? हिमालय की श्रेणियाँ हैं। हिमालय की कितनी श्रेणियाँ हिमालय पर्वत की? तो 3 हैं, महान, लघु, शिवालिक। अगर हम बात कर लें, थोड़ी सी बात कर लें महान हिमालय की, तो इसका जो अन्य नाम है वो है बृहद हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी इसको बोलते हैं। और इसमें जो महान हिमालय में जो पर्वत हैं या अन्य जो पर्वत चोटियाँ हैं, इसमें वो पहला है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत में है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, और जो चीन है या तिब्बत वाला एरिया है वहाँ पर इसको चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम है इसका? चोमालुंगमा या चेमालुंगमा इसको कहा जाता है चीन में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को। और जो विश्व
अभी आपने देखा कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी, हिमालय की, सॉरी वो माउंट एवरेस्ट है, और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है ये। अगर हम कंचनजंगा की हमने अभी बात की थी, तो जो कंचनजंगा है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, वो कंचनजंगा है। तो ये प्रश्न जो आपका पूछा गया था, यहाँ पर थोड़ा मैंने आपको सही करा दिया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो सेकंड नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो अरावली पर्वत है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली जो है ये अवशिष्ट पर्वत है। क्यों, क्योंकि मतलब बहुत बूढ़ा हो गया है ये, और यहाँ पर जो पर्वत हैं वो टूट फूट गए, मतलब बहुत छोटे मात्रा में, कुछ ही मात्रा में ये बचा हुआ है, ठीक है। तो अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये तो है 3 राज्यों में, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें मेन है आपका राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन और मतलब कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है अरावली। तो अरावली को मैंने आपको अभी बताया कि अपशिष्ट पर्वत भी इसको कहते हैं, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये राजस्थान मतलब गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक, मतलब गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में ये फैला हुआ है। और अगर आपसे ये बात की जाए कि जो अरावली है ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं क्योंकि टूटा फूटा हुआ है ये। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो गुरु शिखर नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया। देखिए ये मैंने ऐसे बना दिया है, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। तो नीलगिरी जो है ये यहाँ पर है, मतलब तमिलनाडु और जो केरल जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी आपका स्थित है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कि ज़्यादा अब नीलगिरी अब दोनों तो है नहीं एक साथ, ठीक है, कि हाँ केरल प्लस तमिलनाडु, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मतलब वैसे तो 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी पर्वतमाला, लेकिन यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। तो नीलगिरी जो पर्वतमाला है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी, आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। तो जो नीलगिरी पर्वतमाला है यहाँ पर एक घाटी है, नीलगिरी पर कौन सी है, शांत घाटी, जो कि केरल में और नीलगिरी पर्वतमाला पर ही स्थित है। और यहाँ पर जो नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसे बोलते हैं टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है टोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोडा बेटा है। तो ये कुछ जानकारी नीलगिरी के बारे में होगी। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किस भारत के भाग, नहीं ये गलत प्रश्न है। सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है, ऐसा होना चाहिए था। सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत या पूर्वोत्तर भारत। तो जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये भारत में कहाँ पर है, तो मध्य भारत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम देखिए जैसे कि ये मान लीजिए, अब इसमें मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है, अच्छा नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा ना ही बनाए तो बेहतर है। देखिए ऐसे ही मैं बता दे रही हूँ, एक इधर जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है अरावली, कौन सा, अरावली है। और यहाँ पर आपका दिया गया है विंध्य पर्वत, ये आपका है विंध्य पर्वत। और यहाँ पर पठार हैं जैसे कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये और छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर ये पठार है। और जो अरावली है, सॉरी सतपुड़ा है, वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर यहाँ से ये प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है। तो जो मध्य भारत है, मतलब सतपुड़ा पर्वत जो है, अगर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत जो है ये क्या करती है,
भारत को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा कि सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है, तो मध्य भारत में स्थित है ये सतपुड़ा पर्वतमाला। अगर हम सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लें तो सतपुड़ा पर्वतमाला की 3 चोटियाँ हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। ये 3 चोटियाँ जो हैं ये सतपुड़ा पर्वतमाला की हैं। और जो मैकाल जो सतपुड़ा पर्वत की 3 श्रेणियाँ हैं, इसमें जो मैकाल श्रेणी है यहाँ पर एक अमरकंटक चोटी पाई जाती है। मतलब अमरकंटक है जो है ये मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें तो मैकाल पहाड़ी की जो सर्वोच्च शिखर है वो अमरकंटक है। और अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी निकलती है और ये विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखेंगे। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती हैं। तो ये कुछ जानकारी आपके सतपुड़ा के बारे में हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अभी हमने ऊपर ही देखा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगर यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो ये इस तरह के आपके प्रश्न हैं और इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत दर्रा कौन सा है। नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, खारदुंगला या रोहतांग। तो जो भारत का सर्वोच्च पर्वत दर्रा है वो आपका खारदुंगला दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि सह्याद्री किस पर्वतमाला का दूसरा नाम है। अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो जो सह्याद्री है वो पश्चिमी घाट के जो पर्वतमाला है उनको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सह्याद्री के नाम से भी। तो जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो जो सह्याद्री का दूसरा नाम है तो ये पश्चिमी घाट का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जो हाँ, जो पश्चिमी घाट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो अन्नाईमुड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और जो पश्चिमी घाट है इसको जैव विविधता हॉटस्पॉट भी घोषित किया गया है इसको। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहीं पर पश्चिमी घाट की बात हो रही तो पूर्वी घाट की भी बात कर लेते हैं। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अन्नाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी हमारी पश्चिमी घाट के बारे में हो गई। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली जो है ये क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी, गुरु शिखर, धूपगढ़ या कंचनजंगा। तो कंचनजंगा तो भाई है लेकिन ये दक्षिण भारत की नहीं है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी वो अन्नामुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो नदी बहती है वो कौन सी है, वो है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर आपका ये हो गया विंध्य और ये आपका हो गया सतपुड़ा। तो इसके बीच में जो नदी प्रवाहित होती है नर्मदा, ये अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी पर्वतमाला है, ए ऑप्शन है काराकोरम। तो काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय की भी
मतलब मुख्य रूप से 3 है, लेकिन वैसे 4 कही जाती हैं। कैलाश को भी इसकी इनकी श्रेणियों में मतलब जोड़ लिया जाता है, लेकिन ये भारत में नहीं है, तो इसलिए मुख्य रूप से भारत में अगर देखा जाए तो 3 ही हैं। कौन-कौन सी हैं? कलेजा, ये ट्रिक है। तो काराकोरम, इससे हो गया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये आपके हो गए कौन से जो ट्रांस हिमालय है उसकी 3 श्रेणियाँ। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला कौन सी है हिमालय की, तो वो है पटकोई बूम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि केटू पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, तो ये जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय, अरावली, काराकोरम या सतपुड़ा। तो जो काराकोरम श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, उसमें केटू मतलब गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी। तो जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है वो आपकी है अरावली, जिसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ये आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ जो भी जितने बनने चाहिए थे प्रश्न, मैंने उसमें सभी आपको बताया है, और मतलब एक्सप्लेन भी किए हैं। जो छूटा होगा वो एक्सप्लेन में आपका या फैक्ट में आपका वो सारा कवर हो गया होगा। अगर कुछ ऐसा हो जो छूट रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि भाई अगर थ्योरी वाली क्लासेस होती हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ही बताया गया होता है, थोड़े विस्तार में चीज़ें दी गई होती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आंसर है तो उतना ज़्यादा विस्तार तो नहीं होता, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो तो बताया ही जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जो क्लास है आपको मतलब पढ़ने में अच्छा लगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम तो आपका बहुत नज़दीक आ गया है, तो ठीक है। और कल जब हमारी जो क्लास होगी वो अलग टॉपिक रहेगा, मतलब नया टॉपिक रहेगा, उसमें भी हम 2 टॉपिक अपना कवर करेंगे। और जैसे इसमें सॉल्व किए हैं एक टॉपिक और मतलब एक प्रश्न, और जो भी प्रश्न जिस टॉपिक से उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, कल वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, और सभी लोग मतलब क्लास को क्या करें, शेयर कर दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।